हेलो दोस्तों, मैं प्रभास सोना सबका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल D2R स्टडी में। आज है फ्रेंड्स जो क्लास 10 जो चैप्टर दोस्तों हमारा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसके अलावा मैं 30 महत्वपूर्ण सवालों को बताने वाला हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 30 महत्वपूर्ण सवाल तो ऐसे फ्रेंड्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछने के सामने बन रहे हैं और फिर सारा ये प्रश्न एनसीईआरटी बुक से निकाला गया, इसलिए इसको समझेंगे, क्लियर करेंगे प्रश्न क्या कहता है, क्या इसका आंसर होने वाला, एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स समझना, इस टॉपिक को क्लियर करना, तो वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ भी सीखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। तो यहाँ फ्रेंड्स जैसा कि देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे 30 प्रश्न लिया हूँ, ठीक है। पहले भी 16 है, 14 इसी वीडियो में लूंगा और ठीक है, सारा को क्लियर करेंगे आराम से। और चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इट मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर आप लोग पढ़ना है, क्लास 10 में फिजिक्स में दिया गया है, ठीक है। और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सवारी से भी आए हैं, ठीक है, एमसीक्यू तो समझ लेंगे, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न को पढ़े हम लोग, क्या कहता है क्वेश्चन है पहला। प्रश्न क्या बोला कि हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति किस वोल्टता पर होती है। जैसे हम सबके घर में जो विद्युत आपूर्ति होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई होता है, तभी तो आज पूरा घर में काम चल रहा होता है, सब जितना एसी फैन वगैरह सब इसी पे चलते हैं। तो वो पूछा जा रहा है कि जो आपूर्ति तो होता ही है भाई इलेक्ट्रिक का सप्लाई, बट वो किस वोल्टता पर होता है, कितना वोल्टेज पे आता है हम लोग के घर में, हम लोग घर में कितना वोल्टेज पे सप्लाई आता है। तो फ्रेंड्स हम लोग के घर में पूरा इंडिया में बात किया जाए तो फ्रेंड्स 220 वोल्टेज पे आता है, ठीक है। 220 वोल्टेज पे क्या रहता है, सप्लाई होता है। तो मैं इसका आंसर क्या डाल दूंगा, 220 वोल्टेज। अब आपको ऑप्शन में रहेगा 230, 240, 260, तो क्या मानना है, 220 मानना है, ठीक है। 220 वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसे सवाल तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इसको याद करिए, ये सब याद कर ले रहिएगा। फिर आपको आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे सवाल यही सब पूछेगा, ठीक है, कहीं अलग से नहीं आता, यही सब आता है। अगला फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्या बोल रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है होगा। लघु पथन का मतलब क्या होता है, लघु का मतलब शॉर्ट, पथन का मतलब शॉर्ट सर्किट सुने, शॉर्ट सर्किट हो जाता, नहीं बोलते शॉर्ट सर्किट हो गया, सर्किट में आग लग गया। ये सर्किट में क्या होता है फ्रेंड्स ना, कि जब धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो क्या होता है ना कि सर्किट टूट जाता है, उसका संपर्क टूट जाता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो ये था लघु पथन के समय परिपथ यानी कि सर्किट में विद्युत धारा का मान होगा तो बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक बार हाई आ जाने के कारण, बहुत ज्यादा करंट आ जाने के कारण सर्किट टूट जाता है, आपको फैन वगैरह भी कुछ जल जाते हैं, बल्ब वगैरह भी फ्यूज हो जाते हैं, तो सब घटना देखने को मिलता है, ठीक है। तो लघु पतन में क्या होता है, धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। तो धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक। तो आपको ऑप्शन में रहेगा बहुत अधिक होना, कि बहुत कम जाना, कि शून्य हो जाना, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो धारा का मान होगा बहुत अधिक। अगला फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये प्रश्न क्या बोल रहा कि वास्तव में विद्युत जनित या इसको डायनेमो बोलते हैं, डायनेमो काम करता है। जो विद्युत जनित होता है, जो जनरेटर होता है या डायनेमो, वो क्या करता है। तो फ्रेंड्स डायनेमो और जनरेटर होता है ना, एक तरह से क्या करता है ना, ऊर्जा परिवर्तक की तरह कार्य करता है। ऊर्जा परिवर्तक का मतलब क्या होता है, एनर्जी कन्वर्टर, यानी कि एनर्जी को कन्वर्ट करता है। जैसे आप जानते होंगे, नहीं जानते बता देता हूं कि विद्युत जनित होता है फ्रेंड्स या डायनेमो होता है ना, वो क्या करता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि क्या, मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे वहां मैकेनिकल मतलब वहां पे जब क्या होता है, पंखा जब चलता है ना, तो पंखा चलना इससे क्या होता है, वहां से उसका आउटपुट में क्या होता है, हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। जनरेटर में देखते होंगे आप लोग, पंखा चलते रहता है और पीछे से करंट फ्लो निकलते रहता है, ठीक है, या बड़ा बड़ा डैम वगैरह में वहां पे भी ऐसा होता है, ठीक है, पानी से वहां पे उत्पन्न किया जाता है। तो मैं इसका क्या डाल दूंगा आंसर, ऊर्जा परिवर्तक, ऊर्जा का परिवर्तन करने का काम करता है ये, ठीक है। और कौन सी ऊर्जा को बदलता है, यांत्रिक को विद्युत में, ऊर्जा परिवर्तक की तरह, ऊर्जा परिवर्तक की तरह कार्य करता है, ठीक है, काम करता है। अगला हमारा चौथा, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आपको विद्युत धारा को उत्पन्न करना है तो उसको तो कहते हैं जनरेटर, जनरेट करना। तो जो विद्युत जनित होता है या इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विद्युत जनित। ये क्या करता है, विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, कर रहा है ना। यांत्रिक को क्या कर रहा है, विद्युत धारा बदल रहा है, यांत्रिक को विद्युत धारा यानी कि उत्पन्न कर रहा है, यांत्रिक से विद्युत उत्पन्न कर रहा है। तो मैं इसका आंसर क्या डाल दूंगा, जनित, विद्युत जनित, जनित कहलाता है, ठीक है। विद्युत उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत जनित कहते हैं। अगला 5वां नंबर, किसी सीधे चालक में धारा
की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से प्राप्त होती है। यानी कि किसी सीधे चालक, मान लीजिए मेरा जो मार्कर है वो चालक है, ठीक है, ये मेरा मार्कर जो है चालक है, और इससे संबंधित विद्युत धारा की दिशा, यानी कि चालक में करंट इधर जा रहा है कि नीचे आ रहा है किधर जा रहा है, और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र, इससे रिलेटेड आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन बताता है, कौन सा नियम बताता है। तो फ्रेंड्स इस नियम का दोस्तों नाम है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स क्या कहता है, देखिए हम पढ़े मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम क्या होता है कि जब आप सीधे धारावाही चालक को आपने मुट्ठी से इस प्रकार पकड़े कि आपका अंगूठा धारा की दिशा और आपकी अन्य मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। ऐसे पकड़ते हैं ना, ऐसे हम लोग पकड़ते हैं ना ऐसे, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये जो मेरा अंगूठा ये धारा बता दिया, तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम ही ये बोलता है, ठीक है। मैं इसका आंसर क्या डाल दूंगा, मैक्सवेल के दक्षिण में, इसका आंसर यहाँ डाल दूंगा, वो भी जगह कम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। ये मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम ये बताता है, ठीक है, धारा की दिशा और उससे संबंधित चुंबक है, किसके लिए, सीधा चालक के लिए, क्योंकि मार्कर मेरा सीधा चालक था ना, लंबा सीधा चालक था। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, हमारा चौथा नंबर, ये प्रश्न क्या बोल रहा है, छठा नंबर, किसी सीधे विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। परिनालिका का मतलब टोरॉइड, तो टोरॉइड में तो क्या होता है, मान लीजिए मैं मार्कर टोरॉइड है और इसमें मैं बहुत सारा क्वाइल लगा दिया हूं, तो क्वाइल लगाने से क्या होगा ना, ये परिनालिका बन जाएगा, और मैं क्वाइल यानी कि तार का लपेट दिया हूं, ठीक है, तो लगाने से क्या होगा, मैं उस क्वाइल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करूंगा, तो वो फिर से परिनालिका बन जाएगा। तो बोल रहा है वही परिनालिका के जो भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है, सब जगह समान रहेगा, सभी बिंदुओं पर समान रहेगा, ठीक है। इसको याद कर लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। मैं इसका आंसर में क्या डाल दूंगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है, सभी बिंदुओं पर समान। आपको ऑप्शन दे देगा एक समान, समान नहीं कुछ रहेगा, लेकिन याद रखेगा समान होगा। परिनालिका के भीतर क्या होगा, समान रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। अगला 7वां नंबर, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में डॉट डॉट। तो देखिए हम लोग हमें देखिए करंट दो तरह का होता है ना, एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा, एक डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेट करंट, एसी बोलते हैं। तो एसी के जो डायरेक्शन को देखा जाए ना, तो उल्टा रहता है, आवर्ती रूप से उल्टा रहता है, यानी कि उसका ऐसे रहता है, देखिए बताता हूँ कैसे रहता है, इसका ऐसे रहता है, जो प्रत्यावर्ती धारा रहेगा फ्रेंड ना, वो ऐसे ऐसे ऐसे, उसका जो डायरेक्शन जो रहेगा ना आवर्ती रूप से बदलते रहता है। तो मैं इसका दिशा क्या होगा, चालक में आवर्ती रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। और वही दिश धारा का देखा जाए डायरेक्शन तो एकदम सेम होगा, एकदम सेम रहेगा, उसका जो ग्राफ बनेगा एकदम सेम रहेगा, क्योंकि उसका तो टाइम का अकॉर्डिंग ना उसका चेंज नहीं होता डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का ना चेंज होता है, ये साइन के फॉर्म होता है, इसको साइनसोडियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, हमारा 8वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में मूलभूत अंतर क्या है। जब एसी जनरेटर एक डीसी जनरेटर दोनों होता है, तो दोनों में मेरे से अंतर क्या रहता है भाई। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि छोटा सा पार्ट से उसके कारण अंतर रहता है। एसी जनरेटर में क्या होता है ना फ्रेंड्स, वहां पे उसमें सर्पी बलय रहता है, सर्पी रिंग रहता है, ठीक है। और डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक रहता है, ठीक है। ये इसी कारण इसमें आ जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एसी में सर्पी बलय तथा डीसी जनरेटर जो होता है फ्रेंड्स, वहां पे क्या होता है, दिक् परिवर्तक। ये दिक् परिवर्तन क्या करता है दोस्तों, विद्युत धारा की दिशा को बदल देता है, ठीक है, इसी को कहते हैं दिक् परिवर्तक। और सर्पी बलय भी बदल देता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे 9वां नंबर, ये सवाल है मैं ऐसे नहीं उठा के ले लिया हूं कहीं से, ये सब सवाल एनसीईआरटी बुक से लिया गया, मैंने पहले ही बोल दिया हूं एनसीईआरटी है भाई। तो एनसीईआरटी का एग्जाम जब भी आएगा तब कान खोल के सुनिएगा, क्योंकि सवाल एनसीईआरटी से ही आते हैं और बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते नहीं, क्योंकि बोरिंग लगता है, समझेगा आपको। 9वां, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज किसने किया था, तो फैराडे साहब थे, जो माइकल फैराडे थे उन्होंने इसको खोज किया था। जो क्या थे, एक दुकान में जिलसाजी करते थे, है ना, कवर बनाते थे बुक वगैरह का, फिर बाद में वैज्ञानिक बने, इनको टेस्ला के साथ उनको काम करने का मौका मिला, ठीक है, निकोला टेस्ला के साथ, तो बड़ा सीख गए। देखिए विद्युत मोटर
परिवर्तित करता है उच्च ऊर्जा को। जो विद्युत मोटर होता है वो ऊर्जा को किसके रूप में परिवर्तित करता है, किसमें कन्वर्ट करता है? तो फिर मैं बता दूं कि विद्युत मोटर जो होता है ना, वो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा बदलता है। और जो जनित होता है यांत्रिक और विद्युत में, आपको जो मोटर, पंखा जो है ना, पंखा में मोटर लगा रहता है। ओके, पंखा में क्या होता है, मोटर में करंट जाता है, और करंट से यांत्रिक मतलब मैकेनिकल मतलब कुछ काम करना, तो उससे क्या होता है, पंखा नचने लगता है। तो ये होता है विद्युत मोटर, क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और इसका अपोजिट क्या है, विद्युत जनरेटर। मैं यहां पे क्या डाल दूंगा, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में। कौन बदलता है भाई, तो विद्युत मोटर बदलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 11 नंबर, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति, सॉरी विद्युत की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए हम लोग का जो फ्रेंड्स घर में जो सप्लाई होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसका फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। फ्रीक्वेंसी कितना फ्रीक्वेंसी पे आता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कंट्री का ना अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। हम लोग बता दो कि इंडिया फ्रेंड्स 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे हम लोग घरेलू में सप्लाई होता है इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब अमेरिका में जाइएगा तो वहां पे 60 हर्ट्ज रहेगा, 60 हर्ट्ज पे वहां पे सप्लाई होता है। ठीक है, अब इसका मुझे रीजन नहीं पता है, ठीक है, बट याद करिएगा, आपको 12th में आएगा तो पढ़ना है। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज पर 220 वोल्ट, याद रखिएगा। 50 हर्ट्ज मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में ना 50 साइकिल। ठीक है, अगला 12 नंबर, घरेलू वायरिंग में 3 तार का रंग क्या होता है? देखिए घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, कलर के होते हैं। ठीक है, उसका रंग क्या होता है? तो मैं तो बता दूं कि 3 रंग होता है। एक लाल होता है जो कि गर्म को बताता है, गर्म तार है। और एक होता है आपका काला रंग का तार, वो ठंडा तार बताता है। और एक हरा रंग का होता है, वो फ्रेंड्स क्या बताता है ना, कि अर्थ तार जो अर्थ है, अर्थ तार, अर्थिंग बोलते हैं उसको, भू संपर्कित किया जाता है उस तार से। ठीक है, ताकि जितना भी आपको लोड आएगा ना करंट आपको घर सर्किट में, वो सारा आपको पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, बस में आ रहा ना। तो 3 रंग का तार होता है। क्या क्या होता है भाई, मैं बोला जो भी, मैं बोला लाल रंग गर्म तार होता है, एक काला होता है जो ठंडा होता है, और एक हरा जिसको उदासीन भी बोलते हैं। ठीक है, काला को क्या बोलते हैं, ठंडा, और हरा वाला को क्या बोलते हैं, अर्थ मतलब यानी कि अर्थ आ जाता है। ये आपको क्या होगा ना, ये भू संपर्कित तार होता है। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर वगैरह देखेंगे जहां पे लगता है आपको मोहल्ले में, तो ट्रांसफार्मर के अगर नीचे तार लाया जाता है जो कि धरती में डाला हुआ रहता है ना, तो वो अर्थ तार होता है। ठीक है, अगला 13 नंबर, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से अंगूठा किसकी दिशा बताती है? फ्लेमिंग के जो वामहस्त नियम होता है, लेफ्ट हैंड रूल, वो किसकी दिशा को संकेत करता है? उसमें अंगूठा पूछा जा रहा है। अंगूठा क्या बताता है भाई, अंगूठा, तो फ्रेंड्स अंगूठा बताता है बल की दिशा। अंगूठा जो होता है ना, वो बल की दिशा को बताता है। ठीक है, मध्यमा होता है, तर्जनी होता है, जे सब वाला, जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, एक धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, तो ये सब आपका होता है उसमें। अगला 14 नंबर, यदि प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त रूप से गति करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित होगी? मान लीजिए फ्रेंड्स प्रोटॉन हो, वो क्या कर रहा हो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, यानी कि गति कर रहा हो, तो उसका कौन सा राशि चेंज कर जाएगा? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो प्रोटॉन का एनसीईआरटी की बुक का है। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रोटॉन जो क्या होता है ना, जब गति करने लगता है ना फ्रेंड्स, तो उसका क्या होगा ना, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, वेलोसिटी चेंज होने के कारण उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। यानी कि संवेग क्या होता है, एम इंटू वी, एम तो क्वेश्चन है द्रव्यमान, इसका भी चेंज हो रहा है, यानी कि उसका एम भी चेंज हो जाएगा। तो इसका में वेग और संवेग क्या होता है, चेंज होता है। ये भी बहुत एग्जाम में सवाल आए हैं। ठीक है, आप सेंटर पे एग्जाम दे रहे हैं, या हाई स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, या बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको आ जाएगा। कोई 10th लेवल को कंप्लीट एग्जाम देना, तो वहां भी आ सकता है। अगला 15 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कब संपन्न होती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कब संपन्न होती है? तो फिर इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा, जब कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति कराते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है ना कि कुंडली में क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाता है। समझ, मान लीजिए मैं कुंडली या कॉइल लाया हूं और एक मैं चुंबक लाया हूं, और चुंबक का कुंडली की तरफ मैं जोर से ले जाऊंगा ना, तो क्या होगा ना, जोर से ले जाऊंगा तो क्या होगा ना, कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाएगा। और यही बताए थे माइकल फैराडे साहब। तो मैं क्या डालूंगा, मैं इसका आंसर क्या डाल दूंगा, कब होता है उत्पन्न? जब
कुंडली, जब कुंडली और चुंबक के बीच क्या होता है फ्रेंड्स, आपेक्षिक गति। कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति, इसका सवाल आपको एग्जाम में देगा, कैसे उत्पन्न होता है आपेक्षिक गति। फ्रेंड्स जब होगा कुंडली और चुंबक के बीच, तभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना उत्पन्न होगी, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। अगला है 16 नंबर, ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के खोजकर्ता कौन थे। जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देना वैज्ञानिक थे, जो बोले थे कि मान लीजिए कोई वायर से करंट फ्लो होता है तो उस वायर के चारों मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ये कौन बताया था, उनका नाम था ऑस्ट्रेड साहब। ऑस्ट्रेड साहब जो 1820 में दिए थे, ठीक है, मैं इसका नाम क्या डाल दूंगा, ऑस्ट्रेड, जो 1820 में बताया था, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका 16 प्रश्नों को मैं बताया हूं, अभी मैं 14 प्रश्न और बाकी है ताकि 30 पूरा होगा, इसलिए प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करें, जो बचा हुआ तो क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन में पढ़ा जाए हमारा किसका, 17 नंबर। तो 17 प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसने बताया कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है। कौन से वैज्ञानिक ने बताया था कोई भी धारावाही चालक यानी कि कोई भी यदि वायर से करंट फ्लो हो रहा है तो उस पर एक बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र बल लगेगा। तो फ्रेंड्स इसको बताने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फ्रेंड्स ऑस्ट्रेड, और जो मैंने ही बताया था इसी को फ्रेंड्स कहा था छोटा फॉर्म में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आपको सवाल एग्जाम में वो ना देके ये दे देगा तो आपको फंसना नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं सवालों को लिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेड साहब, ऑस्ट्रेड साहब ही बोले थे, ठीक है, ये बात को ऑस्ट्रेड साहब, ठीक है। अगला 18 नंबर, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स मोड़ा जाएगा विद्युन्मय तार से। विद्युन्मय जो तार होता है, आप लोग घर में देखते हैं फ्यूज वगैरह जुड़ता है ना, फ्यूज जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम में से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो फ्यूज जो रहता है फ्रेंड्स क्या होता है, आपका विद्युन्मय तार से जुड़ता है, ठीक है। विद्युन्मय तार से फ्यूज क्या करता है फ्रेंड्स, हम लोग को सर्किट को जलने से बचाता है। ये पूछ सकता है कि सर्किट को जलने से कौन बचाता है, तो फ्यूज, क्योंकि जब सर्किट में ज्यादा करंट आता है तो फ्यूज क्या करता है, गल के टूट जाता है। टूटने के कारण क्या होता है कि आगे करंट फ्लो ही नहीं होता है, संपर्क से टूट जाता है, ठीक है। तो सब चीजों को याद रखिएगा। अगला है 19वां नंबर, विद्युत परिपथ विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये कार्य करता है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। अब मैं थोड़ा सा होल्ड करके कुछ आपको बताता हूँ बात है यहाँ पे, भाई क्या मैं बोला उष्मीय प्रभाव क्यों लिख रहा हूँ, होल्ड करता हूँ आपको और कुछ थोड़ा सा देर तक बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बोला था शुरुआत में, वचन दे दिया था आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो भाई आपको सिर्फ क्वेश्चन से बकने से थोड़ी ना होगा, एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा। इससे थोड़ा लग रहा है कि वीडियो लंबा भी पड़ जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। देखिए विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव का मतलब क्या, देखिए जब विद्युत धारा में करंट फ्लो होता है ना, कोई भी वायर या कुछ सर्किट में करंट फ्लो होने से कारण क्या होता है, करंट फ्लो होने के कारण हीट प्रोड्यूस हो जाता है, हीट H बराबर I² R × T, जो कि डिपेंड करता है करंट पे, रेजिस्टेंस पे, टेम्परेचर पे, सॉरी टाइम पे। तो I² RT के उत्पन्न होने के कारण वहां पे हीट उत्पन्न होता है, और हीट के कारण क्या होता है ना, वायर जो होता है ना ज्यादा हीट के कारण गल जाता है, और गलने से टूट जाता है। और टूटने से क्या होता है कि जो विद्युत फ्यूज जो तार एक तार लगा रहता है वो टूट जाता है, जिससे आगे करंट ही नहीं फ्लो होता है, बस पीछे आ गया, बस जितना करंट आगे आ गया, आगे नहीं जाएगा करंट, यानी कि आगे हम लोग बच जाते हैं, हम लोग को और जो है नहीं कुछ जल पाता है। तो ये होता है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पे, बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। इस विद्युत फ्यूज आप कहते MCB वगैरह आ गए हैं, MCB गिर जाता है अपने आप, ठीक है, आप लोग MCB वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इंजीनियरिंग में जाइएगा BW में MCB पढ़ना है, बहुत सारी चीज पढ़ना है, ठीक है, तो वहां पे पढ़ना पड़ेगा। फ्यूज आपको पढ़ना, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये फ्रेंड्स आधारित है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पे। विद्युत घंटी क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर, चलिए 21वां नंबर। ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक पूछ देगा आपसे, या प्रश्न बोल देगा कि चुंबकीय क्षेत्र का इकाई क्या है, तो टेस्ला याद रखिएगा, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला। जो कौन थे टेस्ला, एक निकोला टेस्ला वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्हीं के सम्मान में रखा गया था टेस्ला, और इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। आगे है 22वां नंबर, अस्थायी चुंबक के लिए
उपयुक्त पदार्थ क्या है, या अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा स्टील। या स्टील या इस्पात से हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस्पात। ये बहुत बार एग्जाम में सवाल आया हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा इस्पात का। अगला 23वां नंबर, धारावाही चालक अपने चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो मैं यहाँ बता दूं चुंबकीय क्षेत्र। जो भी 3 प्रश्न ये आया है इससे रिलेटेड, जो ऑस्टेड शाही बताया था कि करंट जब फ्लो होगा बाहर से तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगला 24वां नंबर, नरम लोहा का उपयोग किस प्रकार के चुंबक बनाने में किया जा सकता है। तो नरम लोहा कहाँ होता है, अस्थायी चुंबक। मैंने बहुत सारे जब वीडियो में प्रश्न लेता हूँ साइंस का, तो वहां पे सवाल रहता है, तो क्योंकि बहुत पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम में। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, 10th में आ सकता है। तो अस्थायी, देखिए अस्थायी क्या होता है, देखिए नरम लोहा क्या करते हैं फ्रेंड्स, कि नरम लोहा को ले आते हैं और नरम लोहा पे क्या करते हैं कि क्वाइल लगाते हैं, क्वाइल वायर का, तांबे का कुछ का लगा के क्या करता हूँ ना फ्रेंड्स, मैं जब क्वाइल से करंट फ्लो करता हूँ ना, तो क्या होता है ना कि जो नीचे नरम लोहा रहता है ना, वो चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, और मैं जैसे ही करंट को बंद करता हूँ ना, तो वो फिर नरम लोहा बन जाता है, यानी कि अस्थायी है, टेम्पोररी है ना। अगला 25वां नंबर, गॉस किस राशि का सीजेस मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का याद रखेगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का फ्रेंड्स जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का सीजेस मात्रक क्या होता है, गॉस होता है, ठीक है, गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का सीजेस मात्रक क्या होता है, गॉस, और ऐसा ही टेस्ला होता है। अगला है 26वां नंबर, चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या कहते हैं उसको, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस, जो कि बांटता है 2 भागों में ना, इसलिए। आगे हमारा चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा चुंबक में होती है। चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा चुंबक में कैसे होती है, तो वहां फ्रेंड्स होता है उत्तर से दक्षिण की होता है। जैसे आप लोग चुंबक ऐसे देखें, देखे मान लीजिए नॉर्थ टू साउथ रहता है ना, तो ऐसे 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 होता है ना, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, चुंबक बल जिसे कहते हैं नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ उत्तर टू दक्षिण होता है, ठीक है। अगला 28वां नंबर, किसी 2 चुंबक को समान ध्रुवों के बीच कैसी क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स मैं 2 चुंबक लाता हूँ यहाँ पे ऐसे, ये नॉर्थ वाला साउथ वाला, और मैं एक और चुंबक यहाँ पे लाता हूँ साउथ वाला और नॉर्थ वाला, तो दोनों में दूसरे क्या होगा, रिपल्सन होगा, दोनों दूसरे को ठेलेगा कि तुम उधर जाओ, ये क्या इधर जाओ, ठीक है। आप देखोगे बचपन में खेलते होंगे चुंबक से, तो होता होगा ऐसा, ठीक है, दूर फेंकेगा, तो प्रतिकर्षण उसको बोलते हैं हिंदी में। लेकिन वही मैं यहाँ पे नॉर्थ को ले लाऊंगा और मैं यहाँ पे साउथ को लाऊंगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा, अपने आप से चिपक जाएगा दोनों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या इसका आंसर डाल दूंगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण क्यों हो रहा है, क्योंकि समान ध्रुव आ रहे हैं, समान ध्रुव के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, रिपल्सन। अगला है 1 टेस्ला इज इक्वल टू गॉस। तो यहाँ पे होता है 10 के पावर 4 गॉस, 1 टेस्ला कितना, 10 के पावर 4 गॉस। अगला 30वां नंबर होता है लास्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सबसे छोटी इकाई गॉस है फ्रेंड्स, याद रखिएगा गॉस। गॉस, इसको अंग्रेजी में लिखना है GAUSS, गॉस। तो गॉस सबसे छोटा है और सबसे बड़ा या ऐसा ही क्या है, टेस्ला है। तो फाइनली फ्रेंड्स इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक का 30 सवाल था जो मैं लिया हूं, लेकिन लास्ट में कुछ में प्रश्न जो एनसीईआरटी बुक का नहीं भी था, लेकिन सवाल एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए मैं इसको भी ले लिया हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी रटना है, तो जानना भी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी जानना है, ठीक है। तो इसलिए 300 प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, घोट जाइए, रट जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में आ जाएगा। अब ये सब प्रश्न याद रखेगा ना, तो आगे नेवी, एनडीए, एयरफोर्स वगैरह एग्जाम में भी सवाल आते हैं, ठीक है। इसलिए आपको दिक्कत नहीं करेगा, तो इन फ्यूचर में इसको समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है। तो इसको याद करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आज तक बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे तो मैं वीडियो आप चैनल पहले पहुंचते रहे। और मैं बता दूं दोस्तों कि मेरे चैनल पर सीरीज चलाया जा रहा है सारे चैप्टर का, MCQ का। इसके पहले जितना चैप्टर है बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वो भी डाला गया ऑलरेडी, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, आप सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल भी होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो सब अप टू डेट रहेंगे, ठीक है।
और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मेरे को सिखाते रहता हूँ शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से। तो सीखने के लिए आइए, सीखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।